पता है इंडिया में सबसे ज़्यादा कमी किस चीज़ की है? एजुकेशन की। और ये सबसे बड़ा फैक्टर कि इंडिया आज जहाँ भी खड़ा है, जैसा भी है, उसमें आज भी सबसे ज़्यादा कमियाँ हैं। जब किसी का रोड पर एक्सीडेंट होता है या फिर किसी को किसी की हेल्प की ज़रूरत पड़ती है, तब कोई भी उनकी हेल्प करने नहीं आता है। क्यों? क्योंकि उन्हें लगता है कि कहीं वो मदद करके मुसीबत ना फंस जाए। उन्हें डर लगता है या फिर उन्हें ये लगता है कि कोई ना कोई उनकी हेल्प करने आ ही जाएगा। लेकिन यू नो व्हाट, कोई भी उनकी हेल्प करने नहीं आता है। सब खड़े खड़े देखते रहते हैं। कॉलेज हो, कंपनी हो या फिर कोई पब्लिक प्लेसेस ही क्यों ना हो, लड़के लड़कियों के बारे में गंदे कमेंट्स मारते हैं, उनके बारे में गंदे रूमर्स फैलाना, अपने दोस्तों में उन्हें गंदे नामों से बुलाना, गाली देकर बात करना और किसी लड़की की इज्जत न करना, समाज में गॉसिप करना, पीठ पीछे एक दूसरे के बारे में गलत सोचना, सच ना बोलना और रिलेशनशिप होते हुए भी दूसरे का चांस मारना, ये सब आज हमारे इंडिया में हो रहा है। और भी ऐसी बहुत सी चीज़ें हैं जिनके ऊपर आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं। बात करेंगे इस रूट कोज़ के बारे में, जानने की कोशिश करेंगे कि एजुकेशन की कमी से इंडिया में आज क्या क्या हो रहा है और आज इंडिया ऐसा क्यों हो गया। 6th स्टैंडर्ड का एक लड़का रोहन क्लास में बैठा है और उसका साइंस टीचर ह्यूमन बॉडी के बारे में पढ़ा रहा है। टीचर ने रिप्रोडक्शन चैप्टर शुरू किया और पढ़ते पढ़ते रोहन के मन में कई सवाल आए। सर, क्या यही बचे कि हमारे पेरेंट्स हैं? क्या ये सब सही है? तो फिर लोग इस बारे में इतना छुपाते क्यों हैं? रोहन के मन में सवाल चल रहे थे। रोहन ने हाथ उठाया सवाल पूछने के लिए। उसने देखा कि क्लास के कुछ बच्चे उसकी तरफ देखकर हल्का सा मुस्कुरा रहे हैं और कुछ अपने दोस्तों को कोनी मार रहे हैं। टीचर ने रोहन को देखा और उनके चेहरे पर हल्का सा गुस्सा दिखा। टीचर ने कहा, रोहन बैठ जाओ, ये सब तुम्हारी उम्र की बात नहीं है। रोहन शर्मा गया, डर गया, उसका हाथ नीचे हो गया, लेकिन वो सवाल उसके मन में दबा ही रह गया। और उसके बाद रोहन ने कभी भी क्यों पूछने की हिम्मत नहीं की, खासकर जब बात सेंसिटिव टॉपिक्स की आती थी। अब ये बात रोहन की नहीं थी, ये बात थी हर इंडिया के उस शख्स की जो इंडिया में रहता है। यहाँ एजुकेशन की इतनी ज़्यादा कमी है कि यहाँ सवाल करने से लोग डरते हैं। वो उस नेता को 10 साल से वोट दिए जा रहे हैं जो उनको खाया जा रहा है। इंडिया में इतना ज़्यादा टैक्स, महंगाई और करप्शन है, लेकिन किसी को कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता क्योंकि उन्हें पता ही नहीं कि वो करे क्या। सेक्स को वो टैबू समझते हैं, जिस वजह से लड़कियाँ और लड़कों दोनों को सफ़र करना पड़ता है। आज की यूथ बेमकसद है, उन्हें ज़िंदगी में क्या करना है उनके पास इस चीज़ की क्लैरिटी ही नहीं है। लड़के छपरी बने घूम रहे हैं, आलसी हैं, दिन भर पड़े हुए बस स्क्रॉलिंग कर रहे हैं, सोशल मीडिया जैसी चीज़ों में पागल हैं। उन्हें ड्रेसिंग सेंस की भी समझ नहीं है। यहाँ दूसरे देशों की यूथ की बात की जाए, जैसे साउथ कोरिया, वहाँ की यूथ में डिसिप्लिन, कॉम्पिटिटिवनेस और इनोवेशन का स्ट्रॉन्ग ड्राइव है। एजुकेशन सिस्टम उन्हें ग्लोबली कंपटीशन के लिए तैयार कर रहा है और टेक, एंटरटेनमेंट और गेमिंग जैसे फील्ड में उनकी यूथ पर्पस ड्राइवन है। और हमारी इंडिया की यूथ क्या कर रही है? दूसरे देशों के बारे में गॉसिप कर रही है। जो लड़की उन्हें रिजेक्ट कर रही है उनके बारे में गंदे रूमर्स फैला रही है, अपने से कमज़ोरों को नीचा दिखा रही है और अगर कोई मुसीबत में है तो बस खड़े हुए देख रही है। दूसरे देशों की यूथ गेम, सॉफ्टवेयर या कोई एंटरटेनमेंट ऐप बना रही है और उसकी एडिक्ट कौन है? हमारी इंडिया की यूथ है। GTA वाइस सिटी, इसके बारे में सब जानते होंगे। 26 मई 2026 में लॉन्च होगा। इसकी क्रेजीनेस इतनी ज़्यादा है कि इंडिया को छोड़ो और देश के लोग भी इस गेम का बेसब्री से इंतज़ार कर रहे हैं। लेकिन तुम जानते हो इसके पीछे कौन सी यूथ का सबसे बड़ा हाथ है? वैसे मेजोर तो अलग देश की यूथ भी आती है, इसमें हमारी इंडिया की यूथ भी आती है, लेकिन इसमें UK और USA की यूथ का सबसे बड़ा हाथ है। और इनका सबसे बड़ा पर्पस है बस एक ही, अपना बेस्ट देना। जो उन्होंने कई सालों से मेहनत की उसमें सफलता हासिल करना। लेकिन अगर इसके बदले में इंडिया की यूथ देखी जाए, अपनी ज़िंदगी छोड़कर उनका सब पर ध्यान है। वो क्या कर रहे हैं? इस गेम के लॉन्च होने का इंतज़ार कर रहे हैं। जब तक ये लॉन्च नहीं होता तब तक वो किसी इंस्टाग्राम, यूट्यूब या स्नैपचैट जैसी ऐप्स में अपना टाइम दे रहे हैं, वेस्ट कर रहे हैं, जबकि ये ऐप्स भी अलग देश की यूथ ने बनाई हैं। मतलब जो दूसरे देश की यूथ बना रही है उसकी कंज्यूमर हम हैं, उसकी एडिक्ट्स हम हैं। और यही रीज़न है कि हमारी इंडिया आज भी वहीं है। जो बाकी के देश हैं वो 2050 वाली ज़िंदगी जी रहे हैं। तो हमारी इंडिया की यूथ ऐसी क्यों है? उसका सबसे बड़ा रीज़न है एजुकेशन। जहां आज भी हमारी इंडिया की एजुकेशन रोट लर्निंग पर जोर दे रही है, ना कि क्रिटिकल थिंकिंग पर। हमारे स्कूल्स और कॉलेज सिस्टम में आज भी रट्टामार पढ़ाई पर ज़्यादा जोर दिया जाता है। बच्चों के कॉन्सेप्ट समझाने, सवाल पूछने के बजाय सिर्फ एग्ज़ाम में अच्छे मार्क्स लाने के लिए तैयारी कराई जाती है, जिस वजह से जब आप सवाल ही नहीं पूछते और जब आप सवाल ही नहीं पूछोगे तो नई आइडियाज़ आएंगे कैसे? इनोवेशन की शुरुआत हमेशा क्यों से होती है, लेकिन हमारी सिस्टम में क्यों दबा दिया जाता है, जिस वजह से यूथ प्रॉब्लम्स को आइडेंटिफाई करने और सॉल्व करना नहीं सीख पाती है। और जब सिलेबस अक्सर इंडस्ट्री की डिमांड से मैच नहीं करता, जो स्किल्स हमें मार्केट में चाहिए वो नहीं सिखाई जाती, तो यूथ बेमकसद हो जाती है।
जबकि दूसरे देश जैसे फिनलैंड, जर्मनी और सिंगापुर जैसे देश एजुकेशन सिस्टम पर प्रैक्टिकल नॉलेज, स्किल बेस्ड लर्निंग और क्रिटिकल थिंकिंग पर फोकस करते हैं। उन्हें स्कूल्स में ही स्टूडेंट को प्रॉब्लम सॉल्विंग और टीम वर्क सिखाई जाती है। जर्मनी में वोकेशनल ट्रेनिंग बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। कनाडा का एजुकेशन सिस्टम सिर्फ एकेडमिक एक्सीलेंस पर नहीं बल्कि होलिस्टिक डेवलपमेंट, बच्चों की पूरा विकास, फिजिकल, मेंटल, इमोशनल और इक्विटी पर जोर देता है। हर स्टूडेंट की ज़रूरतों को समझा जाता है और वहाँ के स्कूल्स में क्रिटिकल थिंकिंग और रिसर्च स्किल्स पर बहुत फोकस होता है, जो स्टूडेंट के सवाल पूछने और खुद से जवाब ढूंढने के लिए तैयार करता है। प्रैक्टिकल एप्लीकेशन और रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम सॉल्विंग उनके सर्कुलम का हिस्सा है। अगर इंडिया में देखा जाए तो इंडिया में अक्सर यूनिफॉर्म सर्कुलम होता है, जो सभी स्टूडेंट की ज़रूरतों को पूरा नहीं करता है और इक्विटी खासकर गवर्नमेंट स्कूल में एक चुनौती बनी हुई है। हमारा फोकस अभी भी बोर्ड एग्जाम और कॉम्पिटिटिव टेस्ट पर ज़्यादा है। लेकिन कनाडा की तरह एक और देश भी है जिसका सबसे बेस्ट एजुकेशन सिस्टम है और देश का नाम है एस्टोनिया। एस्टोनिया ने अपने एजुकेशन सिस्टम को डिजिटली एडवांस बनाया है। बचपन से ही स्टूडेंट को कोडिंग और डिजिटल लिटरेसी सिखाई जाती है। उनका फोकस पर्सनलाइज्ड लर्निंग पर है, जहाँ पर हर बच्चे की पेस और स्टाइल के हिसाब से पढ़ाया जाता है। टीचर को बहुत ज़्यादा ऑटोनॉमी मिलती है कि वो सर्कुलम को स्टूडेंट की ज़रूरत के हिसाब से एडजस्ट कर सकें। यहाँ स्टूडेंट को प्रॉब्लम सॉल्विंग और टीम वर्क के जरिए सीखने के लिए इंकरेज किया जाता है। जबकि इंडिया में डिजिटल डिवाइड अभी भी एक बहुत बड़ा मुद्दा है और पर्सनलाइज्ड लर्निंग एक कॉन्सेप्ट बड़े पैमाने पर अभी तक इम्प्लीमेंट नहीं हुआ है। टीचर को भी सर्कुलम एडजस्ट करने की बहुत कम फ्रीडम मिलती है। इसके बारे में आप यूट्यूब पर जान सकते हो, बस आपको सर्च करना है एस्टोनिया डिजिटल एजुकेशन रिवोल्यूशन, या फिर मैं कमेंट बॉक्स में इसकी रिलेटेड वीडियो डाल दूंगा, आप जाकर कमेंट बॉक्स पे क्लिक करके देख सकते हैं। दूसरा जो सबसे बड़ा फैक्टर है कि हमारी इंडिया आज भी एजुकेशन को इम्प्रूव नहीं कर पा रही है, पुअर टीचर ट्रेनिंग। इंडिया में आज भी टीचर रिक्वायरमेंट एजुकेशन के हिसाब से अपडेटेड ही नहीं है। उनकी ट्रेनिंग की कमी सिर्फ रेगुलर अपडेट ना होने तक सीमित नहीं है, इसकी कई और पहलू भी हैं जो स्टूडेंट की लर्निंग पर गहरा असर डालते हैं। जैसे कि पुराने तरीके, बहुत सी टीचर आज भी पुराने ढंग से पढ़ाते हैं, जिसमें वो खुद लेक्चर देते हैं और स्टूडेंट सिर्फ सुनते हैं, बस एक रोबोट की तरह। उन्हें कुछ भी समझ नहीं आता है। इसमें बच्चे टीचर से सवाल भी नहीं कर सकते और अगर वो सवाल करते भी हैं तो टीचर चिढ़ जाता है या फिर डिस्टर्ब हो जाता है। दूसरा है चाक एंड टाक मेथड। ये क्या होता है? इसमें इंटरेक्टिव लर्निंग, डिस्कशन या प्रैक्टिकल डेमोन्स्ट्रेशन बहुत कम होते हैं, जिस वजह से स्टूडेंट पैसिव लर्नर बन जाता है। उनकी क्यूरियोसिटी कम होती है और वो सवाल पूछने से डरते हैं, जिस वजह से क्रिटिकल थिंकिंग डेवलप ही नहीं हो पाती है और फिर आगे जाकर उनका इसी वजह से और काम में इंटरेस्ट ही नहीं आता और वो कुछ भी करे उनका बस क्विट करने का मन करता है, जिस वजह से आजकल के बहुत सी स्टार्टअप पहले के कुछ 1 या 2 साल में ही फेल हो जाते हैं। बहुत से बच्चे पढ़ाई ही नहीं कर पाते, जिस वजह से बहुत से स्टूडेंट इंटर के बाद ही एजुकेशन को छोड़ देते हैं क्योंकि उनका पढ़ने में मन ही नहीं करता है। लेकिन इसी के उल्टा दूसरे देशों में देखा जाए, जैसे फिनलैंड में टीचर को मास्टर डिग्री करना ज़रूरी होती है। उन्हें कटिंग एज जैसे इंक्वायरी बेस्ड लर्निंग, प्रोजेक्ट बेस्ड लर्निंग में ट्रेन किया जाता है। वहाँ टीचर्स को लर्नर्स के रूप में देखा जाता है जो स्टूडेंट को गाइड करते हैं। तीसरा जो सबसे बड़ा फैक्टर है, लेक ऑफ कंटिन्यूस प्रोफेशनल डेवलपमेंट, CPT। इंडिया में टीचर्स के लिए रेगुलर और क्वालिटी प्रोफेशनल डेवलपमेंट प्रोग्राम्स की कमी है। जो प्रोग्राम्स होते भी हैं वो अक्सर सुपरफिशियल होते हैं और टीचर्स को नए स्किल सिखाने में नाकाम रहते हैं, जिस वजह से ये भी स्टूडेंट की तरह रट्टा मार लेते हैं और कुछ टाइम इम्प्लीमेंट करते हैं और भूल जाते हैं। बहुत सी टीचर्स नए टीचिंग मेथड, टेक्नोलॉजी या स्टूडेंट साइकोलॉजी के लेटेस्ट ट्रेंड से अनजान रहते हैं। वो स्टूडेंट की डाइवर्स लर्निंग नीड्स को पूरा नहीं कर पाते हैं। जबकि दूसरे देश सिंगापुर में टीचर्स के लिए कंटिन्यूस प्रोफेशनल डेवलपमेंट मैंडेटरी है। उन्हें हर साल कुछ घंटे ट्रेनिंग में स्पेंड करना होता है और उनकी परफॉर्मेंस को रेगुलरली इवैल्यूएट किया जाता है, जिस वजह से वो हमेशा अपडेट रहते हैं। चौथा जो सबसे बड़ा रीज़न है, इंडिकेट प्री सर्विस ट्रेनिंग। टीचर्स एजुकेशन कॉलेज में भी ट्रेनिंग क्वालिटी की कमी है। प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस, क्लासरूम मैनेजमेंट और स्पेशल एजुकेशन नीड जैसे एरियाज़ में टीचर्स को सफिशिएंट ट्रेनिंग नहीं मिलती है और इससे होता क्या है, जब टीचर स्कूल आते हैं तो वो ऑलरेडी अनप्रिपेयर्ड होते हैं और क्लासरूम की चुनौतियों को ठीक से हैंडल नहीं कर पाते हैं और जब वो हैंडल नहीं कर पाते तो वो बच्चों को शांत रहने के लिए कहते हैं या फिर उन्हें चिल्लाते हैं या मारते हैं, भाई पुरानी घिसा पिटा तरीका। जबकि दूसरे देश कनाडा में टीचर ट्रेनिंग प्रोग्राम बहुत रिजियस होते हैं उन्हें और एक्सटेंसिव प्रैक्टिकल कंपोनेंट शामिल होते हैं, जहां फ्यूचर टीचर्स को रियल क्लासरूम में काम करने का मौका मिलता है, वो भी एक्सपर्ट की सुपरविजन में। 5वां, लो मोटिवेशन सपोर्ट फॉर टीचर्स। जब टीचर्स को अक्सर कम सैलरी, ज़्यादा वर्कलोड और कम सामाजिक सम्मान मिलता है, इससे उनकी मोटिवेशन कम होती है
और वो इनोवेशन या एक्स्ट्रा एफर्ट करने से कतराते हैं, जिस वजह से कम मोटिवेटेड टीचर्स उस स्टूडेंट में वो जोश नहीं भर पाते, और जब वो जोश नहीं भर पाएंगे तो बच्चे भी कॉन्फिडेंस और जोश की कमी होगी। जबकि दूसरे देश फिनलैंड में टीचिंग प्रोफेशन को बहुत सम्मान दिया जाता है और टीचर को हाई सैलरी ऑटोनॉमी मिलती है, इससे बेस्ट माइंड टीचिंग प्रोफेशन की तरफ अट्रैक्ट होते हैं। सो देखा जाए तो हमारे टीचर्स को अपडेट होने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। अगर वो आज की दुनिया के हिसाब से चेंज नहीं होते हैं तो आने वाली यूथ शायद खुद को पहचानना ही भूल जाए। क्योंकि आज की यूथ को ही देख लो, जहाँ 80% यूथ के पास खुद की बात रखना, दूसरों से बात करने और लड़कियों से डील करने का कॉन्फिडेंस ही नहीं है, और एंड शायद आने वाली यूथ उससे भी वरिष्ठ हो, क्योंकि इसमें यूथ की भी गलती नहीं है। ये सिस्टम ही बना इसी तरीके से गया है और बनता भी जा रहा है। हमारी यूथ आज एक ऐसी चौराहे पर खड़ी है जहाँ एक तरफ उनके पास डिजिटल इंडिया की ताकत है तो दूसरी तरफ गहरी समस्याएं भी। ये सिर्फ उनकी गलती नहीं है बल्कि कॉम्प्लेक्स सिस्टम है, जहाँ यूथ खुद को बेमकसद और भटका हुआ महसूस कर रही है। जब दूसरे देशों की यूथ नए नए स्टार्टअप्स बना रही है, टेक्नोलॉजी में रिवोल्यूशन ला रही है और साइंस में ब्रेक थ्रू डिस्कवरीज कर रही है, तो इंडिया का एक बड़ा यूथ सेगमेंट छपरी बनता जा रहा है। और इसका रीज़न है हमारे एजुकेशन सिस्टम आज भी 19वीं सेंचुरी की ब्लूप्रिंट पर चल रहा है, जहां असल मकसद क्लर्क्स तैयार करना है, ना कि इनोवेटर्स। क्योंकि इंडिया में एक स्टूडेंट पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की टेक्स्ट बुक रट लेता है, लेकिन अगर उसे एक सिंपल हाउस होल्ड केमिकल रिएक्शन दे दी जाए तो वो कन्फ्यूज हो जाएगा। उसे थ्योरी तो आती है पर उसकी एप्लीकेशन नहीं। इंजीनियरिंग ग्रेजुएट को भी अक्सर इंडस्ट्री रेडी स्किल्स नहीं आते, कंपनीज को उन्हें फिर से ट्रेन करना पड़ता है। फिनलैंड में क्लासरूम में स्टूडेंट को ग्रुप प्रोजेक्ट्स, डिबेट्स और रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम्स पर काम करने के लिए इंकरेज किया जाता है। उन्हें सिखाया जाता है कि एक समस्या को अलग अलग तरीक़ों से कैसे देखा जाए और सुलझाया जाए। स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी या MIT USA में स्टूडेंट को डिज़ाइन थिंकिंग सिखाया जाता है, जहाँ वो कोडिंग नहीं करते बल्कि यूजर नीड समझते हैं और प्रोटोटाइप बनाते हैं। दूसरी प्रॉब्लम है हमारे सिलेबस अक्सर इंडस्ट्री के तेज़ी बढ़ती डिमांड से मैच ही नहीं करते हैं। जो स्किल्स आज मार्केट में चाहिए जैसे AI, मशीन लर्निंग, डेटा साइंस, वो कॉलेज में तो पढ़ाए जाते हैं लेकिन वो काफ़ी बेसिक लेवल पर होते हैं। जैसे कि जब सॉफ्टवेयर कंपनीज़ को AI स्पेशलिस्ट चाहिए होते हैं तो वो देखते हैं कि हमारे ग्रेजुएट्स को सिर्फ बेसिक प्रोग्रामिंग आती है, एडवांस AI कॉन्सेप्ट नहीं। इसी वजह से बहुत से ग्रेजुएट अनएम्प्लॉय रह जाते हैं और भाई ग्रेजुएट छपरी बनते हैं, गुंडा बनते हैं, दारू नशा, सड़क पर हंगामा करना या फिर पूरे दिन घर पर पड़े रहना। इनोवेशन इकोसिस्टम का कमज़ोर होना सिर्फ एजुकेशन से काम नहीं चलता। नए आइडियाज़ को ज़मीन पर लाने के लिए एक सपोर्टिव इकोसिस्टम चाहिए। जो सबसे बड़ी मेजर प्रॉब्लम है कि इंडिया रिसर्च डेवलपमेंट पर अपनी GDP का बहुत कम हिस्सा लगभग 0.6 से 0.7% खर्च करता है। ये डेवलप कंट्रीज से बहुत ही ज़्यादा कम है, जैसे USA का 3.4%, साउथ कोरिया का 4.8%, इजराइल का 5.4% है, जो कि बहुत ही ज़्यादा कम है। और इससे इम्पैक्ट क्या होता है कि कम इन्वेस्टमेंट का मतलब है कम रिसर्च लैब्स, कम कटिंग एज इक्विपमेंट, कम फंडिंग्स नए साइंटिस्ट और इनोवेटर्स के लिए। जब रिसोर्सेज ही नहीं होंगे तो ब्रेक थ्रू इनोवेशन कैसे आएंगे। हमारे पास अपनी वैक्सीन है लेकिन बड़े पैमाने पर बेसिक साइंस रिसर्च में अभी भी हम पीछे हैं, जहां दूसरे देश जैसे इजराइल में गवर्नमेंट और प्राइवेट सेक्टर दोनों R&D में ज़बरदस्त इन्वेस्टमेंट करते हैं। इसी वजह से वो साइबर सिक्योरिटी, एग्रीटेक और बायोटेक जैसे फील्ड्स में ग्लोबल लीडर्स बन गए हैं। उनके पास दुनिया में पर कैपिटल सबसे ज़्यादा स्टार्टअप्स हैं। नंबर 4, इंडिया में स्टार्टअप को अर्ली स्टेज फंडिंग या डीप टेक स्टार्टअप्स के लिए फंडिंग अभी भी मुश्किल से मिलती है। इन्वेस्टर अक्सर क्विक रिटर्न्स चाहते हैं और हाई रिस्क लॉन्ग टर्म रिसर्च बेस्ड आइडियाज़ में इन्वेस्ट करने से डरते हैं। एग्जाम्पल, एक यंग इंडियन साइंटिस्ट अगर कैंसर का नया इलाज ढूंढना चाहता है जिसमें 10 साल लग सकते हैं तो उसे इंडिया में फंडिंग मिलना बहुत मुश्किल हो सकता है। इन्वेस्टर को 3 साल में ही प्रॉफिट चाहिए होते हैं, जबकि दूसरे देश जैसे सिलिकॉन वैली USA में एंजल इन्वेस्टर्स और वेंचर कैपिटलिस्ट को एक ह्यूज नेटवर्क है जो सिर्फ आइडियाज़ पर इन्वेस्ट करते हैं। भले ही उनमें हाई रिस्क हो, वहाँ फेलियर्स को एक लर्निंग एक्सपीरियंस माना जाता है। फेल फास्ट लर्नर फास्टर। अगर एक स्टार्टअप फेल हो जाता है तो उसके फाउंडर्स को अगले वेंचर के लिए और भी सपोर्ट मिलता है। सोसाइटल और कल्चर की वजह से हमारे समाज की कुछ पुरानी सोच यूथ की आज़ादी और ग्रोथ को रोकती हैं। नंबर 5, इंडियन पेरेंट्स अक्सर अपने बच्चों पर सेफ और इज्जतदार करियर जैसे डॉक्टर, इंजीनियर, सिविल सर्विस का दबाव डालते हैं, भले ही बच्चों का पैशन आर्ट, म्यूजिक, स्पोर्ट्स या एंटरप्रेन्योरशिप में ही क्यों ना हो। जैसे एक लड़का जो म्यूजिक प्रोडक्शन में अपना करियर बनाना चाहता है, उसे फोर्स किया जाता है कि वो इंजीनियरिंग करे। इससे वो अपनी पैशन को परस्यू नहीं कर पाता और पढ़ाई को भी सीरियसली नहीं ले पाता, क्योंकि वो उसे एक बोझ जैसा मानता है। जबकि अगर मैं स्टूडेंट की बात करूँ तो वहाँ पेरेंट्स अपने बच्चों को उनके इंटरेस्ट के हिसाब से उन्हें एक्सप्लोर करने देते हैं, उन्हें इंकरेज करते हैं, उन्हें क्रिएटिविटी फील्ड्स में भी करियर बनाने का सपोर्ट मिलता है।
जिससे वहाँ स्पॉटिफाई और माइनक्राफ्ट जैसे ग्लोबल प्रोडक्ट्स बना पाए। नंबर 6, अगर कोई यूथ अलग रास्ता चुनता है, स्टार्टअप करके फेल हो जाता है, तो समाज उसे बहुत ज़्यादा जज करता है। इससे लोग क्या कहेंगे कि डर से यूथ रिस्क लेने से डरता है और भीड़ चाल में चलना पसंद करता है। इससे होता क्या है कि जब यूथ रिस्क ही नहीं लेगी तो नया क्या करेगी। इनोवेशन के लिए रिस्क लेना ज़रूरी है। ये वो पॉइंट्स हैं जो सीधे सीधे यूथ की आज की लाइफस्टाइल को दिखाते हैं, जो ऊपर की कमियों का नतीजा है। आज की यूथ का एक बड़ा हिस्सा घंटों तक फ़ोन पर रील्स, शॉर्ट्स और गेमिंग जैसे GTA 6 में लगा रहता है। ये डोपामिन हिट्स उन्हें इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन देते हैं। पढ़ाई और स्किल डेवलपमेंट में मेहनत लगती है, जिससे यूथ का इंटरेस्ट कम हो जाता है। एग्जाम्पल, एक स्टूडेंट जो नीट या जी की तैयारी कर रहा है, वो भी हर 15 मिनट में फ़ोन उठाकर रील चेक करता है या घंटों तक BGMI बैटलग्राउंड मोबाइल इंडिया खेलता है। इससे उसका फोकस और अटेंशन स्पैम कम हो जाता है। जबकि जापान में यूथ अपना हॉबीज़ जैसे मैंगास, एनिमे या क्लब्स में भी डिसिप्लिन और डेडिकेशन दिखाते हैं। उनकी फ़ोन यूजेस लिमिटेड होती है और वो ऑफलाइन एक्टिविटीज़ में भी इक्वलिटी इन्वॉल्व रहते हैं। साउथ कोरिया की यूथ भले ही गेमिंग में आगे हो, लेकिन उनकी गेमिंग भी अक्सर प्रोफेशनल और कॉम्पिटिटिव होती है, जहाँ वो स्किल्स डेवलप करते हैं, ना कि सिर्फ टाइम वेस्ट करते हैं। एंड द लास्ट पॉइंट, जब यूथ को रियल लाइफ में कोई स्ट्रॉन्ग पर्पस से आइडेंटिटी नहीं मिलती, तो वो अटेंशन पाने के लिए छपरी जैसी चीज़ें करते हैं। अटपटा सा ड्रेसिंग सेंस, अजीब एक्टिंग या कंट्रोवर्शियल कंटेंट बनाना, ये एक तरह से अपनी पहचान बनाने की नाकाम कोशिश है। इस वजह से यूथ अपनी एनर्जी गलत दिशा में लगा देती है और इससे क्रिएटिविटी सही जगह यूज नहीं होती है, उनकी स्किल्स डेवलप नहीं हो पाती हैं। तो मैं लास्ट में बस यही कहना चाहूँगा कि ये एक साइकिल है जिसे हमें तोड़ना होगा। ये सब इंटरकनेक्ट प्रॉब्लम्स हैं। जब एजुकेशन सिस्टम इंगेजिंग नहीं होगा, समाज में सपोर्ट और मौके नहीं मिलेंगे और डिजिटल डिस्ट्रैक्शन आसान होंगे, तो यूथ का भटकना स्वाभाविक है। इंडिया को आगे बढ़ने के लिए सिर्फ इंफ्रास्ट्रक्चर या पॉलिसीज नहीं, यूथ का माइंडसेट और उन्हें मिलने वाले मौके को भी बदलना होगा। यूथ को सिर्फ कंज्यूम करने वाले नहीं, बल्कि क्रिएट करने वाली बनाने होंगे। तो ये थी इंडिया की वो प्रॉब्लम्स जो इंडिया को आगे नहीं बढ़ने दे रही हैं, क्योंकि यूथ किसी भी देश की आने वाला फ्यूचर होता है। और अगर इंडिया की यूथ इतनी बेकार है, तो आने वाले टाइम में इंडिया की यूथ और भी बेकार हो जाएगी और भी छोटी सोच की हो जाएगी। अगली वीडियो में हम इसके सॉल्यूशन के ऊपर बात करेंगे और जानें कि इंडिविजुअली हम क्या कर सकते हैं। अपनी ज़िंदगी के लिए आप क्या सोचते हैं इस बारे में। इस साइकिल को तोड़ने के लिए यूथ को खुद क्या पहला कदम उठाना चाहिए और समाज और सरकार की क्या जिम्मेदारी है, ये मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। और मिलता आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।